नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीरीन। शाम के 6 बज रहे हैं, वक्त पॉलिटिकल पावर सेंटर का। और आज पॉलिटिकल पावर सेंटर के न्यूज मेकर हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरभंगा में आखिरकार एक कार्यक्रम में सुशासन बाबू ने पीएम मोदी के पैर क्यों छुए और इसे उपचुनाव के समय सियासी पारा आखिर इसकी वजह से क्यों चढ़ गया है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, आज नीतीश कुमार की एक तस्वीर सियासी गलियारों में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल नीतीश कुमार जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने लगे, पीएम मोदी ने भी उन्हें पूरा सम्मान दिया। आज दरभंगा में पीएम ने 12,000 करोड़ की लागत से बनने वाले एम्स का शिलान्यास भी किया है। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की तो पीएम मोदी ने भी उन्हें रोककर पूरा सम्मान दिया। ये तस्वीर आज सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। दरभंगा में एक बार फिर एम्स शिलान्यास के दौरान डबल इंजन की सरकार के बड़े चेहरे मंच पर दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को नए एम्स का उपहार दिया है। साथ ही बिहार की नीतीश कुमार सरकार की भी जमकर तारीफ की। जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? पीएम मोदी ने बताया कि दरभंगा में एम्स बनने से नेपाल समेत मिथिला, कोसी और तिरहुत के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाके के लोगों को भी सुविधा होगी। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ की तो चिराग पासवान डबल इंजन की सरकार की ताकत बताते दिखे। एम्स के निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और दरभंगा में एम्स के निर्माण से बिहार के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। ये वो डबल इंजन की सरकार की ताकत है जो इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को इतनी सरलता से धरातल पर उतारने में कामयाब रहती है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी एनडीए की सरकार बनेगी। दरभंगा में एम्स 3 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर 15 गाइडलाइन जारी की हैं, जिसके बाद अब बिना नोटिस दिए कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से इस पर सियासत शुरू हो गई है। बुलडोजर एक्शन पर देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक नोटिस दिए बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती। कार्रवाई से पहले 15 दिन का नोटिस जरूरी। ऑर्डर को डिजिटल पोर्टल पर दिखाया जाए। गाइडलाइन का पालन न करना कोर्ट की अवमानना। गलत एक्शन पर अफसर को बख्शा न जाए। इस फैसले पर उदयपुर के रशीद ने खुशी जाहिर की है। उनके मकान पर 17 अगस्त को बुलडोजर चलाया गया था। कोर्ट के फैसले से सबके लिए राहत मिली है साहब। इसमें कोई रोजा नहीं, सही को फैसला करा, लेकिन अब मेरा भी तो कुछ होना चाहिए ना। एक भी मुआवजा नहीं मिला ना। ये बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट है। गवर्नमेंट है वो जस्टिस का बन जा रही थी। सिलेक्टिवली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था बुलडोजर के नाम पर। फैसले के बाद सियासी बयानबाजी फिर शुरू हो गई। उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। भाजपा का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है, तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। खास बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बुलडोजर कार्रवाई बंद नहीं होगी, लेकिन मनमाने तरीके से हो रहे बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लग सकेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर वाली कार्रवाई सुर्खियों में रही है। और महाराष्ट्र के चुनावों में वोटर्स को लुभाने के साथ ही बैक चेकिंग का मामला भी खूब गरमाया हुआ है। आज एकनाथ शिंदे के सामान की भी तलाशी ली गई, जिस पर खूब सियासत हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा यह कोई नई बात नहीं है।
महाराष्ट्र चुनाव में बैग चेकिंग की एंट्री क्या हुई, हर तरफ सियासी भूचाल आ गया। विपक्ष कह रहा है कि बैग चेकिंग में भेदभाव हो रहा है, तो बीजेपी कह रही है कि कुछ लोगों को दिखावा करने की आदत होती है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज बारामती की है, जहां एनसीपी नेता अजित पवार के बैग की चेकिंग हुई। दूसरी तस्वीर देवेंद्र फडणवीस की है, जिनका वीडियो बीजेपी ने शेयर किया है। इसमें देवेंद्र फडणवीस के बैग की जांच की जा रही है। ये वीडियो 5 नवंबर का बताया जा रहा है। तीसरी तस्वीर कल की है, जब लातूर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच चुनाव आयोग की टीम ने की। और चौथी तस्वीर भी लातूर की है, जब कल उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर में रखे सामान की जांच चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने की थी। हम जब जाते हैं तो हमारा कॉन्वॉय भी चेक करो, हमारा खुद का कार भी चेक करो, वो तो उनका अधिकार है। पिछले पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर के बैग सब जितने भी थे चेक हुए थे ना, वो सहानुभूति के लिए होगा तो पता नहीं। दरअसल विवाद की शुरुआत उद्धव ठाकरे के बैग की जांच से हुई थी। ठाकरे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी सामान की जांच की बात कही थी। विपक्ष फडणवीस के बैग की जांच को लेकर सवाल उठा रहा है। एयरपोर्ट पे सबके बैगों का तलाश होता है, प्रेसिडेंट का भी होता है, ये क्या नई बात है उसमें? अगर जैसे एयरपोर्ट पे आप जाते हो तो वहाँ जो एक्सरे मशीन होती है, वहाँ तो सबका बैग जाता है। ये पागल लोग हैं, उनको समझता है कि क्या बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधा मुकाबला है। नेता चुनाव मैदान में तो जंग लड़ ही रहे हैं, साथ ही बैग को लेकर भी नई लड़ाई शुरू हो गई है। और आज राजस्थान उपचुनाव के दौरान जमकर हंगामा भी हो गया। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। ये थप्पड़बाजी राजस्थान के टोंक में हो रही है, जहां चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने तैश में आकर मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। यहां पुलिस अधिकारियों से भी धक्का मुक्की की गई। माहौल लगातार बिगड़ता चला गया। दरअसल यहां मतदान केंद्र में घुसने का प्रयास किया जा रहा था। जो निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, उनके द्वारा वो मतदान केंद्र में भागते हुए आए और उन्होंने जो एरिया मजिस्ट्रेट थे अमित चौधरी, उनके साथ मारपीट की। तुरंत इसको संज्ञान में ले लिया गया है। अब स्थिति नॉर्मल है और आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो उसमें अपनाई जाएगी। देवली उनियारा सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है। देखना यह है कि चुनाव आयोग में कब तक इस मामले की जानकारी पहुंचती है। बता दें कि नरेश मीणा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने बगावत कर निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया था। और दौसा में शादी के बाद विदाई से पहले एक नई नवेली दुल्हन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची, जिसे देखकर बाकी वोटर्स भी काफी उत्साहित हुए। लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए एक नवविवाहिता मायके से विदाई होने से पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची। दौसा में मतदान के दौरान यहां इस नवविवाहिता को देखकर भी लोग उत्साह में दिखे। खुशी अपने मताधिकार का पहली बार इस्तेमाल कर रही हैं। खुशी सभी से मतदान करने की अपील भी कर रही हैं। मेरी कल शादी हुई है, आज मेरी विदाई है। विदाई से पहले मैं मतदान करने आई हूँ। मुझे पता है, मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे पता है कि मतदान की क्या महत्व है। देश में सबको मतदान करना चाहिए। बता दें कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें से दौसा की भी एक सीट है। यहाँ सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान केंद्र पहुँचने शुरू हो गए थे। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने महाविकास अघाड़ी को महाअनाड़ी गठबंधन बताया और कांग्रेस पर आतंकवाद को लेकर कड़ा प्रहार भी किया। महाराष्ट्र चुनाव में महज कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। वाशिम के कारंजा विधानसभा क्षेत्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाविकास अघाड़ी पर खूब बरसे। सीएम योगी ने महाविकास अघाड़ी को महाअनाड़ी गठबंधन बताते हुए कहा कि विपक्ष की नीति और नीयत दोनों साफ नहीं है। राष्ट्रद्रोही तत्वों को अपने गले का हार बनाने वाला
महाअघाड़ी के नाम पर एक महाअघाड़ी गठबंधन भी कांग्रेस के नेतृत्व में आपके बीच में है। न उनके पास नीति है, न देश को आगे बढ़ाने की कोई नीति है, न उनकी नियत साफ है और न उनमें नैतिक बल ही है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपीए के शासनकाल में आतंकवाद को बढ़ावा मिला। अब मोदी सरकार आतंकवादियों को करारा जवाब दे रही है। भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, आतंकवादियों को भारत की सीमा में घुसपैठ करने के लिए प्रश्रय देने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर खामियाजा भी भुगतेगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। इससे पहले सीएम योगी ने जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को चुनाव नतीजों की घोषणा होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में आज चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और जेएमएम पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को पनाह देने वालों ने यहां के लोगों से उनका रोजगार और उनकी रोटी छीन ली है। कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर बरसे। उन्होंने झारखंड को बदलने की बड़ी साजिश करने का आरोप लगाया। झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई नहीं है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के इरादे को भी खतरनाक बताया। उन्होंने एक बार फिर यहाँ एक हैं तो सेफ हैं के दायरे को दोहराया। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। उनके जो हताशा और निराशा और जो डर है वो बता रहे हैं कि वो ये चुनाव हार चुके हैं। पर हमें सतर्क रहना है, सावधान ही रहना। अंतिम क्षण तक, माने आखिरी वक्त तक हमें सतर्क रहना है। माहौल हमारे पक्ष में है। आपको बता दें कि आज झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वोट डाला, जबकि महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और आज वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ, जहां प्रियंका गांधी का मुकाबला बीजेपी की नव्या हरिदास से है और दोनों ही इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जनता उन्हें आशीर्वाद जरूर देगी। आज वायनाड की लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है। यहां प्रियंका गांधी वाड्रा का मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार नव्या हरिदास से है। प्रियंका को पूरा भरोसा है कि जनता उन्हीं को आशीर्वाद देगी। Expectation is that the people of Wayanad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me and to work for them and to be their representative. बीजेपी उम्मीदवार मतदान के दिन भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रही हैं। उन्हें भी भरोसा है कि जनता इस बार उन्हें मौका देगी। They have never been involved with the people of the Wayanad to seek their real requirements. मतदान से एक दिन पहले राहुल गांधी ने अपने YouTube अकाउंट से जिप लाइन करने की तस्वीरें शेयर की थी। मतदान के दौरान वायनाड में मौजूद हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली का सांसद बनने के बाद वायनाड की सीट छोड़ दी थी। और अब आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताते हैं। नोएडा पुलिस ने आज एक जागरूक अभियान, एक अनोखा जागरूक अभियान शुरू किया है ताकि लोग इसे देखकर जागरूक हो सके। बाकायदा इसे लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया गया। नोएडा पुलिस ने सभी नागरिकों को यातायात जागरूकता का संदेश दिया है। वीडियो संदेश के माध्यम से बताया गया है कि कुछ सेकंड्स बचाने के चक्कर में कैसे लोग एक दूसरे की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे जोखिम में डाल देते हैं। नोएडा पुलिस इस प्रयास के जरिए लोगों को उनकी जान की कीमत समझाने की कोशिश कर रही है। और इधर प्रयागराज में छात्र अपनी मांगों को लेकर आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान निकल नहीं पा रहा। आज कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया और इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है।
सेवा आयोग के खिलाफ लगातार तीसरे दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आज ये छात्र प्रयागराज में आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर डटे हुए हैं। कैंडल जलाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसमें आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत को लापता बताया जा रहा है। इसमें सीधा सा ये है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, नो नॉर्मलाइजेशन। 60 दिन पहले मैंने इनको ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक इन्होंने कोई सुनवाई, इनके कान में जू तक नहीं लगा। इस बीच विरोध प्रदर्शन में शामिल 2 नामजद और कई युवाओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जबकि 11 छात्रों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि छात्रों के इस आंदोलन में कुछ बाहरी लोग भी शामिल हो गए हैं। वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, छात्रों को बरगला रहे हैं, जबकि छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। इस बीच प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत भी जारी है। हालांकि छात्रों के मुताबिक वो इसे राजनीति का अड्डा नहीं बनने देने की बात कर रहे हैं, जबकि इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। बच्चों को भी समझना चाहिए। ठीक है, बच्चों की बातें हम पूरा विश्वास है कि आयोग सुनेगा और समझेगा। ये उन्हीं के फेवर को लेकर किया गया कि वो लोग एग्जाम बहुत ज्यादा पारदर्शिता तरीके से कर सकें। प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन पर आयोग के पूर्व सदस्य ने भी प्रतिक्रिया दी है। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इधर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने आज कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कांग्रेस को आज की मुस्लिम लीग बताते हुए ये कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बेंगलोर साउथ से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या मुंबई पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ तेजस्वी हैं बात करने के लिए। सर, मुंबई आपका आगमन हुआ, एक तरफ वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध, क्या है आपकी नज़र में वोट जिहाद और क्या है धर्म युद्ध? सर, आप मुझे बताइए, चुनाव में किसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए? भारत के नागरिकों को या जो इलीगली भारत में आए हैं ऐसे घुसपैठियों को? क्वेश्चन मुझसे नहीं करना है, आपको प्रश्न कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी के पार्टियों से पूछना है। क्यों जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स है, घुसपैठियां हैं, उनको क्यों आप वोटर आईडी कार्ड बना के दे रहे हैं? वो कांग्रेस पार्टी जिसको आप नया मुस्लिम लीग कह रहे हैं? बिल्कुल जी, कर्नाटका में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हजारों एकड़ जमीन किसानों का वक्फ बोर्ड को कांग्रेस सरकार ने दे रहा है, बिना नोटिस देके, बिना प्रोसेस फॉलो करके। और कल मुख्यमंत्री ने बोले हैं कि सरकार के टेंडर्स में भी, सरकार के सिविल काम में भी 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देना है। ये क्या चल रहा है? बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, क्या ये नारा पूरी तरह ध्रुवीकरण की तरफ ले जा रहा है इस चुनाव को? आप नहीं चाहते एक होना चाहिए सब लोग? बिल्कुल चाहेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि कांग्रेस सरकार के पास गड्ढा फिलअप करने के लिए भी, गड्ढा भर्ती करने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है। 2 साल पहले जब अपनी सरकार थी, हमने कर्नाटका में एक रेवेन्यू सरप्लस बजट दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का अभी एक आदेश आया जिसमें बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए गए। हाँ, जहाँ ये बुलडोजर की एक्शन हो चुकी है वो कानून के मुताबिक ही हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी इज अ फर्म अधेरेंट एंड बिलीवर ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर यूपी सरकार ने रिएक्शन दिया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये पहली प्रतिक्रिया। कोर्ट का आदेश दिल्ली को लेकर था। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है, कानून का राज सब पर लागू होता है। फैसले से अपराधियों में कानून का भय होगा। यूपी सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। तो यूपी सरकार के तरफ से इस फैसले को लेकर ये प्रतिक्रिया, ये कहते हुए कि कोर्ट का जो आदेश था वो दिल्ली को लेकर था, इस मामले में यूपी सरकार पार्टी नहीं थी। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला और इस पर यूपी सरकार का ये रिएक्शन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।